हेलो वेलकम टू गाइस। आज हम आपको क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आप कैसे पता करेंगे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में या तो अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन। क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से है तो वो द्रव अवस्था में जा सकता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी उसका अवस्था परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2 होता है रंग परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का रंग परिवर्तन हो सकता है। इसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तीसरा है गैस का निकलना। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों में उसके तापमान में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। उसमें पहला होता है अवस्था परिवर्तन, दूसरा होता है रंग में परिवर्तन, नेक्स्ट है गैस का निकलना, नेक्स्ट है ताप में परिवर्तन। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण की यदि हम बात करें तो जो रासायनिक तत्व होते हैं यानी अभिकारक, उसको वाक्य के रूप में किसी भी अभिक्रिया का जो विवरण होता है बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे हम पहले संक्षिप्त या शब्द रूप में लिखते हैं, फिर उसके जो शब्द रूप होता है उसको हम उसके प्रतीक के फॉर्म में लिखने की प्रक्रिया, लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे मैग्नीशियम है, देखिए मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो समीकरण होता है इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। किसी भी अभिक्रिया का शब्द समीकरण लिखना बहुत लंबा होता है, इसलिए इसके हम जो तत्व हैं उनको प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। ये रिएक्शन का चिन्ह होता है, ये जो तीर का निशान होता है ये अभिक्रिया की दिशा यानी डायरेक्शन को दर्शाता है। यदि तीर का चिन्ह एक दिशा की तरफ लगा होता है तो अभिक्रिया एक दिशीय होती है। अगर ये निशान ऐसे लगा होता है
तो इसे हम दो दिशीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। ठीक, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, इसको कहते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। देखिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो उत्पादकों, जैसे कोई अभिक्रिया है A+B अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं C+D, तो जो बाएं तरफ होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, या इनको कहते हैं अभिकारक। जो इस तरह बनते हैं इसको हम प्रोडक्ट P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसमें रिएक्टेंट R की मात्रा प्रोडक्ट P के बराबर होती है, यानी जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के होंगे उतने ही प्रोडक्ट के होंगे। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, वो सिर्फ परावर्तित होता है। ठीक, क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। समझे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आपने एक अभिक्रिया है, जैसे जिंक है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट, तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा जब कोई तत्व अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए, जैसे जिंक हो गया, ठीक, तो जिंक का Zn हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक, गिब्स। तो सबसे पहले आप इधर लिख दीजिए हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। ठीक, बचा क्या, Zn बचा, लिख लीजिए। इधर क्या SO4 बना, SO4 लिख दीजिए। क्या बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक। ये हो गई आपकी रासायनिक, ये जो है रासायनिक शब्द समीकरण है। अब नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, को संतुलित करना। बहुत सिंपल है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, कोई भी आपके पास कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण हो तो उसको संतुलित कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जब आप आयरन Fe जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक,
जब Fe जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनती है, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो आप इसको संतुलित कैसे कहेंगे? देखिए, फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बनाते हैं। ठीक, तो इसमें जितने भी सूत्र हैं उनके हम चारों तरफ बॉक्स बनाते हैं। जैसे Fe के चारों तरफ बॉक्स बना लिया, H2O, Fe3O4 और हाइड्रोजन। फिर दूसरा चरण होता है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। तत्वों के चारों तरफ बॉक्स बनाते हैं। चलो ना लिखो। ठीक, अब सेकंड है उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं। जो तत्व हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उनकी उपस्थिति की परमाणु की हम सूची बनाते हैं। ठीक, जैसे इसमें जो आयरन है वो कितना है, कौन कौन से तत्व उपस्थित है, इधर बना लें। जैसे देखो आयरन हो गया, ठीक, इसमें आयरन उपस्थित है और फिर हाइड्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS में कितने हैं, फिर RHS राइट हैंड साइड में कितने हैं। देखिए आपको पता होगा इस तरफ Fe कितने हैं, 1 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 हैं। ठीक, और उसके बाद RHS में आयरन कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ये क्या है, सेकेंड स्टेप है, सूची बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद सूची बनाने के बाद फिर उसके बाद हम तीसरा स्टेप है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए। देखिए सुविधा के लिए जिसका परमाणु भार सबसे अधिक होता है उसको हम संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है। देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 26 होता है। अगर परमाणु भार की बात की जाए तो जस्ट इसका डबल कीजिए तो इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु भार या परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा आयरन का होगा। तो सुविधा की दृष्टि के लिए सबसे पहले हम उसको संतुलित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चुनते हैं Fe3O4 को। सबसे परमाणु भार सबसे ज़्यादा इसी तत्व का होगा, Fe3O4 को चुनते हैं। तो हम देखते हैं इस तरफ जो आयरन जो है वो 3 है। ठीक, इस तरफ आयरन 3 है और इस तरफ आयरन 1 है। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरफ 3, इस तरफ 3, हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ 4 है और इस तरफ ऑक्सीजन 1 है। तो हम इधर 4 हैं तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करने पड़ेंगे। तो हम इधर 4 से गुणा करते हैं। और उसके बाद बचे हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर 8 हैं, तो हम इधर 4 से गुणा कर देंगे। जाहिर सी बात है हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब कैसे कोई भी समीकरण, कोई दूसरा
अब देखिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखिए कोई भी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट A+B=C+D। किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं वो ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन ही अवस्था में पाए जा सकते हैं। तो उसकी भौतिक अवस्था के संकेतांक, यदि सॉलिड में है तो S बनाते हैं, ठीक। लिक्विड है तो L, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में तो LQ। गैस है तो G बनाते हैं, ठीक, सफिक्स में लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर गैस निकली तो इसको हम लिखेंगे G, ठीक। जैसे H2 है लिक्विड तो इसको हम LQ लिखते हैं। आयरन है तो ये सॉलिड है, इसमें S लिखते हैं। इसी प्रकार भौतिक अवस्था में किसी भी अभिक्रिया में संकेत लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए पहली होती है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं, देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, संयोजन का मतलब होता है मिलना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे CaO, इसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल से अभिक्रिया करता है H2O, वाटर से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा है, जब इसमें जल मिल जाता है तो ये बुझ जाता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक। और प्लस ऊष्मा, क्योंकि जब चूना बुझता है तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है, ठीक। ऊष्मा बोले तो ऊष्मा लिख दो या एनर्जी, ई भी लिख सकते हो, एनर्जी निकलती है, ठीक। इसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक। और यह है बुझा हुआ चूना। देखिए बिना बुझा चूना की अगर बात की जाए तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। देखिए अगर ऊष्मा की बात की जाए तो इस आधार पर जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अगर भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्मा जो होती है इसके आधार पर जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी,
और यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक और इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्जो का मतलब होता है बाहर निकला, थर्म जो होता है वो टेम्परेचर से बना है, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसमें कहते हैं एक्जोथर्मिक। और एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, ऊष्मा अंदर आ रही तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहली होगी संयोजन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया का प्रकार है जिसे हम कहते हैं, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक संयोज करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए बात कही अगर श्वसन की बात की जाए तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए श्वसन क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। श्वसन में क्या होता है, श्वसन जो है एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। देखिए श्वसन में क्या होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक, O2। देखिए ग्लूकोज जो हमारा शरीर जो भोजन लेता है उससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। जो ऑक्सीजन जो होती है वो हम जब श्वसन करते हैं नाक के द्वारा उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है फेफड़ों से, ठीक। तो ये 6O2 यहाँ पे लगते हैं और इससे क्या बनता है, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है तो 6CO2 और प्लस H2O प्लस 6H2O और एनर्जी निकलती है। तो श्वसन भी एक प्रकार की होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और जो श्वसन के दौरान जो ऊष्मा निकलती है वो अपने शरीर में ATP या माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में निकलती है और वो हमारे शरीर की दैनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग की जाती है। क्योंकि हमें जो ऊर्जा जितनी भी मिलती है वो श्वसन से ही मिलती है। रेस्पायरेशन में फिर बाद श्वसन ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, फिर पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होती है, फिर उसमें ATP का निर्माण होता है। वो ATP मतलब इसको कहते हैं कॉइन्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सिक्के। जो हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है वो इन्हीं ATP के द्वारा ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया का प्रकार है, नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रियाएं। देखिए वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, वियोजन। देखिए वियोजन अभिक्रियाएं, देखिए वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो हम इसको वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा होगा FeSO4 है, ठीक, जैसे FeSO4 इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक। फेरस सल्फेट जब इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या करता है, Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूटता है। क्या Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में टूटता है। तो ये क्या है, ये जो है फेरस सल्फेट जो है वो दो या दो से अधिक में टूट जाता है, इसे वो कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं।
ठीक है। वियोजन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे वीडियो में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।